हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। गाइस, ऑटिज्म में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं और उनमें से एक चैलेंज राइटिंग भी है, जिसको सिखाने में हमारे जो ऑटिज्म पेरेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और क्योंकि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं गाइस, वो नॉर्मल बच्चों की तरह राइटिंग नहीं सीखते हैं जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे सीखते हैं। तो डेफिनेटली हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से उनको राइटिंग करने में प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ गाइस कि सब ऑटिस्टिक बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत नॉर्मल तरीके से और बहुत जल्दी जो है वो राइटिंग सीख जाते हैं, जबकि कुछ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे अर्नब ने किया था और मैंने किया था ऑब्वियसली उसके साथ। तो कुछ ऑटिस्टिक बच्चों के फाइन मोटर इश्यूज़ उनको नहीं होते हैं, उनका कॉग्निटिव लेवल यानी कि जो IQ लेवल है वो भी ठीक ठाक होता है, तो उनका एकेडमिक भी ठीक होता है, तो वो राइटिंग भी बहुत अच्छे से जल्दी से सीख जाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल थोड़ा लो होता है, जैसे अर्नब माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है, फाइन मोटर इश्यूज़ उसको भी थे, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा राइटिंग सीखना जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। पेरेंट थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी उनमें लगती है राइटिंग सिखाने के लिए। लेकिन इस चीज़ का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अर्नब जैसे बच्चे जिनका IQ लेवल थोड़ा लो है और जिनको फाइन मोटर इश्यूज़ हैं, तो वो राइटिंग बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाइम लगता है लेकिन राइटिंग ज़रूर सीख जाते हैं। और राइटिंग बहुत ज़रूरी है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सीखना। राइटिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अर्नब को लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, उसकी सिंगिंग में राइटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उसको राइटिंग नहीं आती तो मैं उसको लिरिक्स कैसे सिखाती, तो आगे भी राइटिंग बहुत काम आने वाली है गाइस। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और राइटिंग सिखाने की भरपूर कोशिश करें अपने ऑटिस्टिक बच्चों को। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्यों ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो राइटिंग नहीं सीख पाते हैं टाइम से, या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने यही देखी कि उनको फाइन मोटर इश्यूज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से पेंसिल का ग्रिप जो है वो सही से नहीं बन पाता है। दूसरी प्रॉब्लम, उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो कोग्निटिव लेवल है, वो भी थोड़ा लो रहता है, तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम आती है। और थर्ड, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं, सिटिंग टॉलरेंस उनका कम होता है स्टार्टिंग में, और समटाइम्स पेरेंट्स जो हैं वो सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं और वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही बच्चे को राइटिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो कुछ प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं राइटिंग के लिए। तो जब अर्नब का डायग्नोसिस हुआ था 2.5 ईयर के बाद, तो उसके बाद जब उसकी OT थेरेपी जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो मैंने वहीं पे देखा था कि जो हमारी जो थेरेपिस्ट थी, उन्होंने सेशन के शुरुआत में ही, उसकी थेरेपी की शुरुआत में ही उसको राइटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। यानी कि इस तरह से राइटिंग को इंट्रोड्यूस कराना है कि बच्चे को वो चीज़ डिफ़िकल्ट ना लगे। जैसे कि अर्नब की जो थेरेपिस्ट थी, वो एक एक्टिविटी, जो OT का पूरा सेशन होता था उसमें एक एक्टिविटी क्रेयॉन का भी रखती थी। तो सबसे पहले तो वो ओनली स्क्रिबलिंग सिखाती थी, यानी कि समटाइम जैसे आप लेज़ी 8 बना रहे हो, या स्टैंडिंग जो 8 होता है, जो एक ब्रेन जिम एक्टिविटी भी है, वो वहाँ से अर्नब ने फर्स्ट टाइम जो है वो क्रेयॉन पकड़ना सीखा था। तो फर्स्ट टाइम आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट टाइम बच्चे को ओनली स्क्रिबलिंग सिखानी होती है, तो स्क्रिबलिंग में भी आप 8 यूज़ कर सकते हो। जो स्टैंडिंग 8 होता है और जो स्लीपिंग 8 होता है, वो एक ब्रेन जिम एक्टिविटी भी है और बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आएगा होल्डिंग का। तो स्टार्टिंग में आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है, आपको मोटे मोटे जो क्रेयॉन होते हैं वही यूज़ करने हैं, क्योंकि वही हेल्प करते हैं बच्चे को, बच्चे की ग्रिप है उसको मजबूत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अर्नब को कितना स्टार्टिंग अर्लियर ही वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो हमें डिले नहीं करना है। बोलने का मतलब ये है कि जल्दी से, जैसे आप OT एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को कराते हैं, तो उसी टाइम पे क्रेयॉन से अपने बच्चों को स्क्रिबलिंग भी स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्रेयॉन का यूज़ करके ही बड़े बड़े डॉट लगा के, बड़े बड़े डॉट, इसलिए मैं बोल रही हूँ छोटे डॉट यूज़ नहीं करने हैं, बड़े बड़े डॉट यूज़ करके आपको बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और एक जो जिग जैग लाइन होती है, माउंटेन टाइप, जो आप समझते हैं,
तो वो लाइंस आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। धीरे धीरे आपको हैंड पकड़ के करवाना है, उसके बाद आपको बच्चे को खुद अलाउ करना है। और मैंने वहाँ पे थेरेपी में बहुत सारे बच्चों को देखा है, अर्नब को भी देखा है, कुछ टाइम हाथ पकड़ने के बाद बच्चे खुद क्रेयॉन से उन डॉट को ज्वाइन करना सीख जाते हैं। भले ही वो लाइन सीधी नहीं होती है, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट आ जाता है डॉट ज्वाइन करने का। तो आपको भी सेकंड स्टेप यही फॉलो करना है, क्रेयॉन की हेल्प से बच्चे को लाइंस पैटर्न जो है वो ट्रेस करना सिखाना है। और कौन कौन से लाइन पैटर्न सिखाने हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक किट भी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन सी क्रेयॉन से आपको कौन कौन से पैटर्न बना के प्रैक्टिस करानी है। तो सेकंड स्टेप आपका यही होता है। जब आप देखोगे कि मेरा बच्चा क्रेयॉन से बहुत अच्छे से डॉट ज्वाइन करना सीख गया है, उसके बाद ही आपको पेंसिल पे जाना है। और पेंसिल को भी आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है, आपको एक ग्रिपर यूज़ करना है, जो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। जो ग्रिपर होता है उसको पेंसिल के आगे लगाना है। तो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, एक्चुअली मेरे पास था वो, मैं अभी भी कुछ टाइम उसको यूज़ कर रही थी पहले। तो उसको आपको रेगुलरली यूज़ करना है गाइस, उससे बहुत अच्छा पेंसिल का जो है वो ग्रिप बनता है बच्चे को। उसको पेंसिल के आगे लगाते हैं, ये तो क्रेयॉन है, ये क्रेयॉन पहले आपको यूज़ करना है और फिर पेंसिल के साथ आपको ग्रिपर के साथ बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। और जब तक बच्चे का ग्रिप अच्छा नहीं हो जाता है, जब तक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक आप वो ग्रिपर यूज़ करते रहो। तो बच्चे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अर्नब इतना सब मेहनत करने के बाद अर्नब ट्रेसिंग करना सीख गया था, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम होती थी कि अर्नब डार्क नहीं लिख पाता था, यानी कि पेंसिल को प्रेस नहीं करता था। तो बाद में उसके लिए उसको टाइम लगा था, बट राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है फिर उसको वो आ गया था। तो अब समटाइम्स हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं, स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं कि उनको मैथ्स में क्या कराएं, इंग्लिश में कैसे कराएं, ट्रेसिंग डिफरेंट पैटर्न कौन कौन से हम लोग ट्रेसिंग कराएं। तो उसके लिए आप लोग काफ़ी सारी ट्रेसिंग बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, मार्केट में भी मिलती हैं। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक 4 बुक्स का कॉम्बो भी शेयर करूँगी, जिससे आपको फुल आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्या क्या कराना है। तो ये बुक्स आपको इसलिए यूज़ करनी चाहिए, जो मार्केट बेस्ड जो बुक्स होती हैं, ट्रेसिंग की होती हैं, लेटर ट्रेसिंग की होती हैं, मैथ्स की जो बुक्स होती हैं, नंबर ट्रेसिंग की। तो बाद में आपको ये भी साथ साथ में बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि जब आप नर्सरी केजी में या प्री प्रेप में स्कूल में हमारे बच्चों को डालते हैं, तो वहाँ पे सेम ऐसी ही बुक्स होती हैं जो मार्केट में आपको ट्रेसिंग और नंबर ट्रेसिंग की जो बुक्स मिलती हैं, या फिर लेटर ट्रेसिंग की जो बुक्स मिलती हैं। तो बच्चे बहुत ईजिली रिलेट कर पाते हैं। तो जब अर्नब स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, तो स्कूल जाने से पहले ही मैंने उसको जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अपर केस लेटर, वो ट्रेस करना मैंने उसको सिखा दिए थे। तो सेम बुक्स मैंने यूज़ की थी घर में भी, और सेम बुक्स मिलती जुलती बुक्स जो थी वो स्कूल में भी थी। तो समटाइम्स हम लोगों को क्या होता है गाइस, थोड़ा हेल्प मिल जाता है। अगर हमारे बच्चे थोड़ा राइटिंग जानते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तो स्कूल में जाके हम लोगों को थोड़ा हौसला भी रहता है और हिम्मत भी मिलती है कि बिहेवियरल इश्यूज़ हों, लेकिन हमारा बच्चा राइटिंग करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्कूल में एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे को राइटिंग के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, राइटिंग उसको ज़रूर सिखाइए। सो आज जो मैं कॉम्बो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ये 4 बुक का कॉम्बो है बाय ओसवाल बुक्स, और ये मेरी फ्रेंड को पड़ा है 696 में। आप देख सकते हैं इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 696 में ये 4 बुक्स का कॉम्बो मिला है। मैंने जनरली देखा है ये बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन इनका जो आप कंटेंट देखेंगे तो इसमें वोकैबुलरी को भी इंक्लूड किया गया है। फ्लैश कार्ड अलग से खरीदने का ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से जो ट्रेसिंग है उसमें नंबर के साथ ट्रेसिंग दिया गया है, यानी कि जब आप ट्रेस कर रहे हो तो नंबर के साथ उसमें गाइड किया गया है बच्चे को। और इसमें वोकैबुलरी का तो बहुत अच्छे से मतलब इम्प्रूव होने वाली है, अलग से फ्लैश कार्ड खरीदने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ इनमें दी गई हैं, आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैं अपने बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है, लॉजिकल थिंकिंग है, अगर आप स्पेशली घर में थेरेपी कर रहे हैं, तब आप ये सोच नहीं पाते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को मैं कौन सी एक्टिविटीज़ कराऊँ, स्पेशली जो 2.5 साल 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, तो उसको मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ कराऊं। तो यहाँ से आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगी। जो भी 3 साल के बच्चे को कराया जाता है, एक ऑटिस्टिक बच्चे को, चाहे वो नॉर्मल हो या ऑटिस्टिक बच्चा, दोनों के लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं।
तो अभी आप देखिए किस तरह की कंटेंट है इसमें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे स्टार्ट किया है स्टैंडिंग लाइन से और बिग बिग डॉट के साथ आप लोगों को ये लाइंस मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। वो समटाइम्स समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा क्योंकि बिग बिग डॉट यूज़ किए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं आगे आप देखेंगे तो ये बुक में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं, तो आपको सारी लाइन्स ट्रेसिंग इसमें मिल जाएंगी, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, जिगजैग, सर्कुलर, सब मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखो जो ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ किए गए हैं वो बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्रश हो गया, ये ब्लैंकेट हो गया, नाइफ हो गया, चेयर हो गया। तो ये पूरी बुक ऐसे ही ऑब्जेक्ट से भरी पड़ी है जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड खरीदने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 4 की 4 बुक्स में जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का एक ये बेनिफिट भी है। तो जो विजुअल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्लियर हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, विजुअल बिल्कुल क्लियर है। तो इसी तरह से आपको सारी लाइंस मिल जाएंगी इसमें। ये देखिए आप यहाँ पे स्लीपिंग है, एंड देन ये जिग जैग लाइंस जो होती हैं, इसके बाद सर्कुलर भी है इसमें। तो इसके बाद सर्कुलर लाइन को भी ट्रेस करना बताया गया है यहाँ पे। अगेन मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं, विजुअल बहुत अच्छे हैं, फ्लैश कार्ड अलग से खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। सो नेक्स्ट बुक है गाइस नंबर ट्रेसिंग एंड एक्टिविटी बुक। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ हैं जो ओटी में करवाई जाती हैं। तो 0 से स्टार्ट किया है नंबर ट्रेसिंग, 0 से लेके 10 तक इसमें नंबर ट्रेसिंग आप लोगों को मिल जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर को भी 1, 2, 3 करके डाला गया है। अगर बच्चा अंडरस्टैंड करता है, अगर उसको पता है नंबर का आइडेंटिफिकेशन उसको पता है, तो उसको बराबर से समझ पे आएगा कि 1 के बाद मुझे 2 के डॉट पे जाना है और फिर 3 के डॉट के ऊपर जाना है। तो सारी ट्रेसिंग में नंबर यूज़ किया गया है। एंड दूसरी एक खास बात इस बुक की मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि काउंटिंग कंसेप्ट भी बच्चे को साथ में ही सिखाया गया है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, नंबर को सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं और रट लेते हैं, लेकिन उनको मीनिंग समझ में नहीं आता है कि नंबर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट कॉन्सेप्ट और जो फिंगर कॉन्सेप्ट है और जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, तीनों ही तरीके से बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो डॉट में 1 डॉट है, ऑब्जेक्ट मतलब 1 ऑब्जेक्ट 1 फिंगर। इसी तरह से बच्चा बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। जैसे जैसे डॉट आगे बढ़ते जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, फिंगर्स बढ़ते जाएंगे, तो बाद में जब आप अपने बच्चे को फिंगर से काउंटिंग सिखाएंगे, या स्कूल में जब बच्चे जाते हैं हमारे तो डॉट से उनको काउंटिंग सिखाई जाती है, तो बच्चा बहुत अच्छे से रिलेट करेगा अगर ये बुक से आपने नंबर ट्रेसिंग और काउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो ये पूरा सब ऐसे ही है, आप देख सकते हैं ये नंबर यूज़ किए हैं और बिग बिग डॉट यूज़ किए गए हैं। ये पॉजिटिव यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे को प्रॉपर समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ पे एंड करना है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ डॉट, फिंगर, ऑब्जेक्ट, तीनों ही कॉन्सेप्ट जो पॉसिबल, जो नंबर का एक मीनिंग है वो पूरे तरीके से समझाया गया है। जो मैथमेटिकल का ये जो बुक है, इसमें नंबर ट्रेसिंग के बाद आप लोगों को इसमें दिया गया है शेप्स, डिफरेंट शेप का आइडिया। ये भी ओटी में बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को जो शेप का कॉन्सेप्ट होता है, सर्कल, हार्ट, स्टार। तो इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हार्ट के कौन से होते हैं, स्टार के ऑब्जेक्ट्स स्टार के कौन कौन से होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ बच्चे को शेप का नॉलेज भी बहुत अच्छे से होगा। जितनी भी पॉसिबल शेप हैं, आई थिंक ये सारी शेप्स इन्होंने यहाँ पे दे के रखी हैं, और बहुत एक ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ ये रिप्रेजेंट की गई हैं यहाँ पे। इवन हेक्सागन, डायमंड, सब शेप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बच्चे को ट्रेसिंग करके सीखना है, यहाँ पे ये सारी शेप को ट्रेस करना है। तो यहाँ से एक तरह से आप आइडिया भी ले सकते हैं, ये बुक को भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये बुक आप जब यूज़ कर बैठें तो आप उसके बाद नोटबुक पे भी ऐसे ही डॉट बना के आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे अपने बच्चे को कराना क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, यू आर डूइंग अमेजिंग, नाउ लेट्स ट्राई एंड ट्रेस ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। तो पहले आपको 1 by 1 नंबर था, और अब यहाँ पे एक साथ सारे नंबर को ट्रेस करने के लिए दिया है बच्चे को। तो इसी तरह से आगे काउंटिंग का और नंबर का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट्स के साथ दिया गया है, और इसी बुक में कलर का कॉन्सेप्ट और काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, यानी कि कितने बैलून्स को कलर करना है। काउंटिंग और कलर का जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ में दिया गया है। ये कुछ लॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, मैच ईच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टू द राइट नंबर। जैसे कि यहाँ पे 2 कैट्स हैं, तो हम लोग 2 को ज्वाइन करेंगे,
तो काफ़ी बड़े बड़े विजुअल हैं, तो यहाँ पे बच्चे को काउंट करना है और काउंट करके मैच करना है। तो कलर कॉन्सेप्ट, काउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ लॉजिकल एक्टिविटीज़ इसमें दी गई हैं बच्चे को कॉग्निटिव लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सेम एक्टिविटीज़ हैं जो ओटी में करवाई जाती हैं, और ये क्यों करवाई जाती हैं? बच्चे का काउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए और बच्चे का जो लॉजिकल कॉग्निटिव लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए। यहाँ थर्ड और फोर्थ बुक्स जो हैं इसमें लेवल 1 अपर केस ट्रेसिंग है एंड वोकैबुलरी बुक। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे यूज़ किए गए हैं जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं। और ये लेवल 1 और लेवल 2 में दिया गया है अपर केस। तो चलिए देखते हैं लेवल 1 में क्या है। तो बेसिकली जो लेवल 1 है यानी कि जो पार्ट 1 है उसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को दिया गया है, यानी कि मतलब साइज बड़ा है उनका। अगेन इनके ऊपर नंबरिंग भी डाला है 1 2 3, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एकदम से छोटे छोटे लेटर को ट्रेस करना जो है वो मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बिग जो है वो लेटर्स जो है उनको ट्रेस करवाते हैं ताकि बच्चे को परेशानी ना हो और बच्चे को आइडिया हो सके सही शेप का। और आप देखिए यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट्स वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। ऑब्जेक्ट्स को के साथ ये लेटर दिए गए हैं और विजुअल बहुत क्लियर हैं, मतलब बच्चा इजीली रिलेट कर सकता है रियल ऑब्जेक्ट को। और यहाँ से तो इसी तरह से ये अपर केस, ये जो लेवल 1 है इसमें बड़े बड़े लेटर्स को ट्रेस करने के लिए दिया गया है। चलते हैं लेवल 2। तो लेवल 2 में आप देखोगे सो बेसिकली जो लेवल 2 है उसमें थोड़ा साइज स्मॉल किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अगेन ऑब्जेक्ट के साथ दिया गया है। तो मैं देख रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, ये बहुत इजी लग रहा है और नंबर के साथ दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन है नंबर की तो इसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 4 5 पे मुझे जाना है। तो ये गाइडेंस दिया है बच्चे को कि हाँ कैसे आपको ट्रेस करना है। तो अभी आपने देखा होगा गाइस, इसमें वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया है। बच्चे की जो कॉग्निटिव लेवल है उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क होगा अगर आप इन बुक्स को यूज़ करते हैं। कलर, काउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया गया है। और अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे।